हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास हमारी फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिए कि हम जब आपकी जो बी एड पोस्ट पीछे 2026 की आपकी तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने होते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है आप सभी को, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से जाऊंगे, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या देगा, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है, बताइए। आर्थिक वृद्धि जो है किससे संबंधित है, तो आर्थिक वृद्धि का जो संबंध है किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, आर्थिक वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से संबंधित है, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या देखा है दूसरा नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, ठीक है। गलत कथन, किसी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या है संसाधनों के बंटवारे की समस्या। ये कथन तो सही दिया गया, ठीक है। अर्थव्यवस्था संसाधनों के उपयोग की समस्या का सामना करती है, ये भी आपका सही कथन है। अर्थव्यवस्था जो है संसाधनों की वृद्धि की समस्या का सामना करती है, ये भी आपका सही है। लेकिन जो दिया गया अर्थव्यवस्था संसाधनों की अधिकता की समस्या का सामना करती है, आपका गलत हो जाएगा। ये वाला जो दिया गया कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कथन गलत है तो देख लीजिए, चारों कथन आपके सामने दिया है। किसी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या जो है संसाधनों के बंटवारे की समस्या है, सही बात है। अर्थव्यवस्था संसाधनों के उपयोग की समस्या का सामना करती है, भी सही है। अर्थव्यवस्था जो है संसाधनों के वृद्धि की समस्या का सामना करती है, ये भी आपका सही कथन है, ठीक है। और दिया गया कि अर्थव्यवस्था जो है संसाधनों की अधिकता की समस्या का सामना करती है, आपका गलत कथन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें, आपका तीसरा नंबर प्रश्न। प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी, दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थिर होता है, बताइए। प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी, दायित्व और कर का अंतिम भार जो है किस पर स्थित होता है, तो इसका आइडेंटिटी हो जाती हो वह जो है वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित किया गया है, ठीक है, उस पर स्थित होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है, और यह वही कर अदा करता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर के बोझ को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, ब्याज कर, उपहार कर आदि जो है प्रत्यक्ष कर होते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी, दायित्व और कर का अंतिम भार जो है वह व्यक्ति जिस पर यह आरोपित होता है उस पर स्थित होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे, आपका चौथा नंबर। क्या देगा, यदि किसी फर्म यानी कि कंपनी द्वारा नियुक्त श्रमिक शक्ति का केवल कुछ भाग किसी भी समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया जा सकता है, तो फर्म द्वारा भुगतान की जाने वाली कुछ मजदूरी और वेतनों को क्या माना जाना चाहिए, बताइए। तो उससे जो है प्रवृत्ति लागत माना जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया आपका राइट आंसर है। यदि किसी फर्म यानी कि कंपनी द्वारा नियुक्त श्रमिक शक्ति का केवल कुछ भाग किसी भी समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया जा सकता है, तो फर्म द्वारा भुगतान की जाने वाली वह कुल मजदूरी और वेतन को जो है परिवर्तित लागत माना जाना चाहिए, ठीक है। जो है परिवर्तित लागत माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि परिवर्तित लागतों को अल्पकाल में बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन जो आपका दिया गया है वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई राज्य उन अधिकारियों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है, बताइए।
कोई राज्य जो है उन अधिकारियों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो बनाए रखता है, या किसका कथन है? तो यह कथन जो है आपका लॉस्की का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका 7वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित बताइए। कौन सी प्रणाली जो है बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे साथियों पूंजीवाद, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद जो प्रणाली है बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता होते हैं? निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा जो है प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की जाती है, ठीक है। इसमें जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से जो है किया जाता है, और वही चुने हुए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है बताइए। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा नियमों कानूनों के अधिनियमित करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य जो है नियमों या कानूनों का निर्माण अधिनियमित करना होता है, ठीक है, जिसका क्रियान्वयन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह कानून सही रूप से क्रियान्वित हो रहे हैं या नहीं, यह देखने का कार्य जो है न्यायपालिका का होता है, ठीक है। क्लियर सभी को? तो विधानमंडल का प्रमुख कार्य क्या है? नियमों और कानूनों को अधिनियमित करना होता है, ठीक है। और कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? तो इसका क्रियान्वयन करना होता है, ठीक है। और यह कानून जो सही रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह देखने का कार्य जो है न्यायपालिका का होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो क्लासेस आपको सभी पसंद आ रही होंगी, तो क्लासेस को एक एक लाइक करते हुए चलेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाती है श्रवण बेलगोला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है? चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंतिम समय में जो है भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है। इसी समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन साधु भद्रबाहु के साथ जो है श्रवण बेलगोला चले गए, जहाँ चंद्रगिरी पर्वत यानी कि कर्नाटक पर तपस्या करके संलेखना पद्धति से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 11वां। बुद्ध की मृत्यु इस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में बताइए। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो 483 ईसा पूर्व में हुई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 12 नंबर। बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी क्या थी बताइए। बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाई तो, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बर्मा का नया नाम आपका म्यांमार हो गया है, और तथा इसकी राजधानी आपकी रंगून से परिवर्तित होकर नेपाइडो हो गई है, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है सही उत्तर है। चलिए 13 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा श्रवण बेलगोला में, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को? दक्षिण भारत में स्थित स्थल श्रवण बेलगोला जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह जो है दिगंबर जैनियों का प्रमुख केंद्र है, जिसके अनुयायी आपके भद्रबाहु थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 14वां प्रश्न पूछा गया अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं बताइए। अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर। अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है ब्राह्मी है, परंतु इसकी भाषाएं जो है यूनानी, प्राकृत, आरमाइक आदि हैं, ठीक है। अभी तक जो है अशोक के कुल जो है 150 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है 15 नंबर। बताइएगा सही उत्तर निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हनीमून लेक कहलाती है बताइए। कौन सी झील जो है हनीमून लेक कहलाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे टिटिकाका, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर टिटिकाका झील जो है हनीमून लेक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। चलिए 16 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन यानी कि हरमट्टन उड़ती है किधर से किधर की ओर बताइए। सहारा रेगिस्तान में
जो शुष्क पवन है यानी जिसको हरमट्टन कहते हैं, किधर से किधर की ओर उड़ती है, तो यह उड़ती है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन जो है दक्षिण से उत्तर की ओर उड़ती है। 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है कौन सा? बताइए, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है अटलांटिक यानी कि अंध महासागर। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 18वां प्रश्न पूछा गया है, केरल की नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण बताइए। केरल की नीरो घाटी में स्थित जो वन है किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे अल्पाइन शंकुधारी वन के। ठीक है, ऑप्शन जो आपका सी दिया आपका राइट आंसर। केरल की नीरो घाटी में अल्पाइन शंकुधारी वन जो है पाए जाते हैं। इन वनों में जो है फर, स्प्रूस, चीड़, सनोवर तथा ब्लू पाइन के वृक्षों की प्रधानता रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर, अनाईमुड़ी शिखर कहाँ पर स्थित है? अनाईमुड़ी जो शिखर है साथियों कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अनाईमुड़ी शिखर अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, जो नीलगिरी पर्वत का दक्षिण भाग है। ठीक है, और अनाईमुड़ी दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर भी है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 29वां प्रश्न क्या देगा, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं क्या? बताइए, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे क्या है? तो व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशों की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बीजों की अतिचर्मी रोम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे बीजों की अतिचर्मी रोम से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 है, ध्यान से देखिएगा क्या है। यूफेनिस्क है क्या? बताइए, यूफेनिस्क क्या है? तो यूफेनिस्क जो है प्रजाति का सुधार है। ठीक है, यूफेनिस्क के अंतर्गत कोशिकाओं में जीन यानी कि आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जबकि यूजेनिक्स के अंतर्गत जो अनुवांशिकी के सिद्धांत द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यूफेनिस्क और यूजेनिस्क दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यूफेनिस्क में जो है प्रजाति का सुधार और यूजेनिस्क में आपका क्या बोलते हैं अनुवांशिकी के सिद्धांत का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का। एरेनियोलॉजी, ठीक है, क्या बताइए एरेनियोलॉजी क्या है? तो एरेनियोलॉजी की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मकड़ियों का अध्ययन। ठीक है, एरेनियोलॉजी जो है मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 23 नंबर, क्या देगा, कॉपर्स ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? बताइए, कॉपर्स ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? तो ये जो है प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन स्रावित करता है कॉपर्स ल्यूटियम। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है आपका डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का स्राव जो है प्रतिपिंड या कॉपर्स ल्यूटियम की कोशिकाओं द्वारा होता है। यह हार्मोन जो है गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न है, यह नर लिंग हार्मोन है कौन सा? बताइए, नर लिंग हार्मोन कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर होगा टेस्टोरॉन। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है क्या? शून्य होती है, शून्य से अधिक होती है, शून्य से कम होती है या अनंत होती है, क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शून्य होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया राइट आंसर। परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला एक कण इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है तथा जिसका द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी ऊर्जा भी जो है शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे जे थॉमसन ने की है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही